एक नज़र जीके में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मौर्योत्तर काल देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में यानी पहले वाला वीडियो में मौर्य काल देखे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक के बारे में देखे थे। अशोक के महत्वपूर्ण शिलालेख को भी देखे थे। तो चलिए आज हम मौर्योत्तर काल शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। मौर्योत्तर काल में कुछ देशी शासक आए थे। ठीक है, जैसे में शुंग वंश, कण्व वंश, आपका है सातवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है, और कुछ विदेशी शासक थे जैसे हिंद यवन यानी जिसको इंडो ग्रीक भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका शक थे, शक। तीसरा आपका पल्लव और चौथा आपका कुषाण। तो इसका क्रम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश। और विदेशी शासक का भी क्रम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसका क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका क्रम जरूर याद रखिएगा। एक आपका हिंद यवन को याद रखिए, शक उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। ठीक है, और देशी शासक में आपका शुंग वंश को याद रखिएगा, कण्व को, सातवाहन को और चेदी वंश को। ठीक है, अब मौर्योत्तर काल के बारे में देखते हैं। शुंग वंश, शुंग वंश का जो है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक था। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। इनके संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो कि ब्राह्मण जाति से थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया। वानभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। और पुष्यमित्र जो था ना, कट्टर ब्राह्मणवादी था। कैसा था? कट्टर ब्राह्मणवादी था। अब इसके कुछ जानकारी के स्रोत हैं वो देख लेते हैं। पहला में है पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण। दूसरा में हर्षचरित्र। तीसरा में पतंजलि का महाभाष्य। और चौथा में गार्गी संहिता। पांचवा में मालविका गिनमित्रम। और छठा में दिव्य वदान। पुरातात्विक स्रोत: अयोध्या अभिलेख, बेशनगर का अभिलेख और भरहुत का लेख। ठीक है, धनदेव के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। पतंजलि उनके लिए यह यज्ञ करवाया था। ठीक है, पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। पतंजलि किसके? पुष्यमित्र के राजपुरोहित थे। संभवतः पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को ही जाता है। भरहुत स्तूप किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन बनवाया कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग जो था बौद्ध का विरोधी था, बौद्ध विरोधी था। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है, विजय अभियान। विदर्भ का शासक यज्ञसेन था। यज्ञसेनों को शुंगों का स्वाभाविक शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र के आदेश से अग्निमित्र के ने विदर्भ पर आक्रमण कर यज्ञसेन को पराजित कर विदर्भ को अपने साम्राज्य में मिलाया। यवन आक्रमण: पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन आक्रमण हुआ था। इस यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में क्या किया? विफल किया था। अब देखते हैं डेमेट्रियस। डेमेट्रियस जो था यवन राजा था, जो पुष्यमित्र का समकालीन था। ठीक है, डेमेट्रियस यानी डेमेट्रियस जो था यवन राजा था और वो पुष्यमित्र का क्या था? समकालीन था। ठीक है, अब खारवेल से युद्ध। ठीक है, देखते हैं अब खारवेल से युद्ध। मौर्य काल के अंतिम दिनों में कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। कलिंग का राजा खारवेल था। खारवेल ने मगध पर आक्रमण कर पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया। हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय हुए अवन आक्रमण, विदर्भ विजय वृत्तांत तथा यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम की कहानी के विषय में जानकारी हमें कालिदास के प्रसिद्ध नाटक कौन है? मालविकाग्निमित्रम से मिलता है। पुष्यमित्र शुंग के 2 राजधानी था। ठीक है, पहला एक राजनीतिक राजधानी था। कौन था? राजनीतिक राजधानी था कहाँ? पाटलिपुत्र था। और सांस्कृतिक राजधानी आपका विदिशा था। हिंडो यूनानी यानी हिंद यवन शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। हिंद यवन एक शासक था मिनांडर, उसको पराजित किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। पतंजलि ने संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखा है। अब देखते हैं पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी। पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। और पुष्यमित्र के शासनकाल में अग्निमित्र विदिशा का गोप्ता था, विदिशा का उपराजा था।
अब देखते हैं अग्निमित्र के बाद क्रमशः वसु ज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूति का विवरण मिलता है। शुंग वंश के 9वें शासक के रूप में भागवद्र या भागवत का विवरण मिलता है। इन्होंने भागवत धर्म को अपनाया था। किस धर्म को अपनाया था? भागवत धर्म को। अब कहता है कि भागवद्र के दरबार में यवन राजदूत हेलियोडोरस भारत की यात्रा पर आया था, जो भागवत धर्म को अपना लिया तथा भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा या वेशनगर यानी गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया। उस पर भगवान विष्णु के लिए देव देवस्य शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। शुंग वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या कर शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश के शासक की नींव डाली। शुंग काल में ही संस्कृत भाषा तथा हिंदू धर्म का क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। इनके उत्थान में पतंजलि का विशेष योगदान था। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुआ है। शुंग राजाओं का काल वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल माना जाता है। इस काल में ही भागवत धर्म का उदय व विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना प्रारंभ हुई। मौर्य काल में स्तूप कच्ची ईंटों और मिट्टी की सहायता से बनते थे, परंतु शुंग काल में उनके निर्माण में पाषाण का प्रयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है? कण्व वंश। कण्व वंश, इस वंश के संस्थापक के रूप में वासुदेव का विवरण मिलता है। किसके विवरण मिलता है? वासुदेव का विवरण मिलता है। ठीक है, इस वंश के कुल 4 शासक हुए। इस वंश के कुल कितने शासक हुए? 4 शासक। पहला वासुदेव था, दूसरा भूमिमित्र था और तीसरा नारायण और चौथा सुषमा। अब देखिए कि इस वंश के अंतिम शासक में सुषमा का विवरण मिलता है। इसकी हत्या सिमुक ने कर दी तथा इस वंश के स्थान पर आंध्र सातवाहन वंश के शासन की नींव डाली। ठीक है, अब देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश 30 ईस्वी पूर्व से 250 AD तक। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था सिमुक था। सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक था। पुराणों में इन्हें आंध्र वृत्त या अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है। इस राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठान थी। सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, सातवाहन वंश किसी न किसी रूप में लगभग 3 शताब्दियों तक बना रहा, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल है। अब देखते हैं सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। सातकर्णी प्रथम, यह सातवाहन वंश का पहला महान शासक था। सातकर्णी प्रथम जो था सातवाहन वंश का पहला महान शासक था। इसके विषय में जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख यानी पुणे से मिलती है, जिसकी रचना उसकी पत्नी जो है नैनिका ने की थी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति तथा अप्रति चक्र की उपाधि धारण किया। सातकर्णी प्रथम ने अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलाया था। ठीक है, अब देखते हैं हाल के बारे में। इस वंश के 17वें शासक के रूप में हाल का विवरण मिलता है, जो एक विद्वान शासक था। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया है। हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना किया है। इनकी राजभाषा में बृहद कथा के अनुसार गुणाद्य तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन रहता था। अब देखते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है यह इस वंश का सबसे महान शासक था। इसके विषय में जानकारी गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार उसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। किसका? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। इन्होंने राजा राम तथा विंध्य नरेश जैसी उपाधि धारण किया था। कौन? राजा राम तथा विंध्य नरेश जैसी उपाधि धारण किया था। इन्होंने बौद्ध संघ को अजक कालकीय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। इनका संघर्ष जो है शक शासक नहपान के साथ वेनुगंगा नदी के तट पर हुआ, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी विजयी हुआ। नासिक के जोगलथम्बी से चांदी का सिक्का मिला है, जिनमें एक तरफ नहपान तथा दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी नाम है। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि धारण किया। पुलुमावी ने अमरावती स्थित बौद्ध स्तूप का किलाबंदी करवाया। पुलुमावी का संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ, जिसमें पुलुमावी की हार हुई।
परंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण सातवाहन राज्य का क्षति नहीं पहुंचाया। ठीक है। अंतिम महान शासक के रूप में यज्ञ श्री सातकर्णी का विवरण मिलता है। इनके सिक्का पर जलपोत या सिक्का का आकृति मिलता है। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्या किया? सेतु का काम किया था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। भारत में सामंती प्रथा का जनक सातवाहन शासकों को माना जाता है। सामंती प्रथा का जनक किसको माना जाता है? सातवाहन शासकों को। साथ ही साथ इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। पहला राजा था, दूसरा महाभोज था और तीसरा सेनापति था। ठीक है। इस काल में जिला को जो है आहार कहा जाता था। जिला को क्या कहा जाता था? आहार। और अधिकारी को अमात्य या महामात्य कहा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासक को गौलमिक कहा जाता था। ठीक है। गौलमिक गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी गौलमिक जो था एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। आर्थिक व्यवस्था एवं मुद्राएं। राजा कृषकों की उपज का 1/6 भाग के रूप में क्या करता था? प्राप्त करता था। ठीक है। व्यवसायों एवं शिल्पियों के श्रेणियों के प्रधान को श्रेष्ठीन कहा जाता था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसा के सिक्का का प्रचलन किया था। सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम सीसा के सिक्का का प्रचलन किया था। ठीक है। अब देखते हैं सोना। सोना को क्या कहते थे? स्वर्ण। और चांदी को कांसारपन। सामाजिक संगठन। इस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। राज परिवार की महिलाएं बौद्ध धर्म को पक्ष देती थी, जबकि पुरुष वैदिक धर्मों को पक्ष देती थी। राजाओं के नाम मातृ प्रधान है, किंतु सातवाहन समाज पितृ शतात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। समाज में अंतरजातीय विवाह होता था। ठीक है। समाज में जो है आपका अंतरजातीय विवाह होता था। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है कि ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सर्वप्रथम सातवाहनों ने ही किया है। ठीक है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है कार्ले का चैत्य व अमरावती का स्तूप। ठीक है, याद रखिएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारी के रूप में मौर्य के अधीन काम किया है। सातवाहन के समय में आर्थिक सर्वाधिक सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र से शुरू किया था। ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। इस समय गोदावरी डेल्टा की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी। ठीक है। गोदावरी डेल्टा की भूमि काफ़ी उपजाऊ थी, जिसके विषय में यह कहा जाता था कि भूमि पर एक व्यक्ति के साल भर के अनाज का उत्पादन होता था। ठीक है। अब हम लोग चेदी वंश देखते हैं। ये सब छोटा छोटा शासक। चेदी वंश। कलिंग के चेदी वंश के विषय में जानकारी का स्रोत खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया और इस वंश का सबसे महान शासक जो हुआ था खारवेल हुआ था। सर्वप्रथम रोम के साथ तमिल एवं चेर शासकों ने व्यापार आरंभ किया। ठीक है। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल के विषय में जानकारी। मौर्योत्तर काल में भारत के ऊपर 4 विदेशी आक्रमण हुआ, जिसका क्रम निम्न है। पहला, इसका क्रम जरूर याद रखना है, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। ठीक है। हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। अभी हिंद यूनानी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि हिंद यूनानी मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने आक्रमण किया, जो बैक्टीरिया के रहने वाला था, जिस कारण इसे बैक्टीरियन आक्रमण भी कहा जाता है। हिंद यवन शासक भारत में 2 भागों में बंटकर शासन किया। एक पहला है आपका डेमेट्रियस कुल यानी इस कुल के संस्थापक डेमेट्रियस थे। इन्होंने अपनी राजधानी साकल यानी पंजाब को बनाया। इस कुल के सबसे महान शासक के रूप में मीनांडर का वर्णन मिलता है। मीनांडर जो है सभी हिंद यूनानी शासकों में सबसे महान था और मीनांडर और बौद्ध भिक्षु के बीच नागसेन से प्रश्न पूछ रहे थे। इसका जो है संकलन मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ की रचना जो है नागसेन ने किया है और मीनांडर प्रथम विदेशी शासक था जो भारत आकर बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाया था। अब देखते हैं यूक्रेटाइडिस का युद्ध कुल। यूक्रेटाइडिस कुल, इस कुल के संस्थापक यूक्रेटाइडिस थे। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में
आंतिआलकिडस का वर्णन मिलता है। इन्हीं का राजदूत बनकर हेलियोडोरस शुंग वंश के 9वें शासक भाग्यभद्र के दरबार में पहुंचा था। हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा या बेशनगर में अपनी खर्चों से गरुड़ स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जो कि एक निजी अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? एक निजी अभिलेख। भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोना का सिक्का हिंदू यवन शासकों ने जारी किया, जिसे ड्रम कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? ड्रम। सर्वप्रथम मिनांडर ने सोने के सिक्के जारी किए थे। नाटक के समय पर्दा गिराने की प्रथा अर्थात यवनिका की शुरुआत हिंद यूनानी शासकों के द्वारा किया गया है। नाटक के समय जो पर्दा गिराता था ना, उसका प्रथा तो हिंद यूनानी शासक के द्वारा ही किया गया है। हिंद यवन शासकों को भारत का गोल मिर्च काफ़ी पसंद था, जिस कारण इसे यवन प्रिय कहा जाता था। ठीक है। यूक्रेटाइडिस कुल के अंतिम शासक जो थे ना, हर्मियस थे। कौन थे? हर्मियस। और बैक्ट्रिया में अंतिम हिंद यवन शासक हेलियोक्लीज थे। अब देखते हैं शक। शक जो मूलतः मध्य एशिया के रहने वाले थे, जो यूची कबीला से पराजित होकर भारत आया था। शक शासक अपने को छत्रक कहकर पुकारा करता था। शकों ने भारत में 4 शाखाओं में बंटकर शासन किया। तक्षशिला का जो छत्रक था, तक्षशिला का छत्रक इसके संस्थापक जो मेउस था, और मथुरा का छत्रक इसके संस्थापक राजबुल था। ठीक है। और नासिक का छत्रक इसके संस्थापक भूमक थे। इस वंश के सबसे महान शासक नाहपान था, जिसका संघर्ष सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ बेनगंगा नदी के तट पर हुआ, जिसमें नाहपान क्या हुआ? मारा गया। तत्पश्चात नासिक के शक शासित क्षेत्रों को गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने साम्राज्य में क्या किया? मिला लिया। अब देखते हैं उज्जैन का छत्रक। इस वंश के संस्थापक चाष्ठान था, जबकि इस वंश के सबसे महान शासक रुद्रदामन था। कौन था? रुद्रदामन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रुद्रदामन का संघर्ष जो है सातवाहन शासक विशिष्ट गौतमीपुत्र पुल्लुमावी के साथ हुआ, जिससे पुल्लुमावी का क्या हुआ? पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद रुद्रदामन सातवाहन राज्यों को क्षति नहीं पहुंचाया। संस्कृत भाषा में रुद्रदामन ने पहला अभिलेख जारी किया, जो जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख काफ़ी फेमस है। ठीक है। अंतिम शक शासक के रूप में रुद्र सिंह तृतीय का विवरण मिलता है। ठीक है, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पराजित कर शकों को अंतिम रूप से उन्मूलन किया। रुद्रदामन ने जो है आपका सुदर्शन झील का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जो है पुनर्निर्माण करवाया, और इसका गवर्नर जो था सुविशाख था। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चालू हुआ था। ठीक है। अब देखते हैं पल्लव। पल्लव आपका क्या है कि शक के पश्चात भारत के ऊपर पल्लवों ने आक्रमण किया, जो मूलतः पर्शिया अर्थात ईरान का रहने वाला था। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक मिथ्रेडेटसन था, जबकि इस वंश के सबसे महान शासक के रूप में गोंडो फर्निस का विवरण मिलता है। इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया। गोंडो फर्निस का एक अभिलेख तख्त ए वही अभिलेख पाकिस्तान से खरोष्टी लिपि में मिलता है। गोंडो फर्निस के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत की यात्रा पर आया था। अब देखते हैं कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कड़फिसस थे। कुजुल कड़फिसस जो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है। इसके उत्तराधिकारी के रूप में मेम्बिम कड़फिसस के वर्णन मिलता है, जो शैव धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। अब है कि कुषाण शासकों में सर्वप्रथम सोने का सिक्का बिम कड़फिसस ने ही जारी किया था। इसके उत्तराधिकारी के रूप में कनिष्क का वर्णन मिलता है, जो कि कुषाण वंश का तीसरा शासक था। कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और उन्होंने राज सिंहासन ग्रहण करते ही 78 ईस्वी में शक संवत का क्या किया? शुरुआत किया।
विक्रमादित्य की तरह रोम के शासक सीजर की उपाधि धारण करता था। ठीक है। अब कनिष्क का संक्षिप्त क्या है कि कनिष्क कुषाण शासकों में सबसे महान शासक था। कुषाण वंश के तीसरे और सबसे महान शासक के रूप में वर्णन मिलता है, जो कि 78 ईस्वी में गद्दी प्राप्त किया और उन्होंने 78 ईस्वी में एक संवत की शुरुआत की जिसे शक संवत कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग इसी संवत पर आधारित है। कनिष्क की 2 राजधानी थी। पहला सांस्कृतिक राजधानी, इसकी सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के समय जो सांस्कृतिक राजधानी थी मथुरा थी, और राजनीतिक राजधानी जो था आपका पुरुषपुर या पेशावर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब कनिष्क की राजधानी, एक क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ था। ठीक है, तो पुरुषपुर या पेशावर, और राजनीतिक राजधानी जो था मथुरा था। ठीक है। भारत का सबसे शुद्धतम सोना का सिक्का कुषाण शासकों के द्वारा, खासकर कनिष्क के द्वारा जारी किया गया। कनिष्क खुद को देवपुत्र कहकर पुकारता था। कनिष्क चीन के ऊपर आक्रमण किया। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था। इसके शासनकाल में ही 102 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और कुंडल वन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया, जबकि उपाध्यक्ष पाटलिपुत्र निवासी अश्वघोष बने। इसी सम्मेलन के दौरान जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया। चतुर्थ सम्मेलन के दौरान हीनयान और महायान। ठीक है, हीनयान और महायान में बट गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। कनिष्क जो था बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानता था। अब देखते हैं कनिष्क के दरबार की शोभा कौन कौन थे। वसुमित्र था, अश्वघोष था, चरक था, नागा अर्जुन था, पाशर्व था इत्यादि कनिष्क के दरबार के शोभा थे। वसुमित्र ने महाविवाह सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरितम नामक ग्रंथ की रचना किया। चरक कनिष्क के दरबार का राजवैद्य था, जो चरक संहिता का रचना किया, जबकि नागा अर्जुन ने भारत में शून्यवाद का विकास किया, जिस कारण उसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागा अर्जुन को। नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया, जिसमें सापेक्षता के सिद्धांत को क्या किया है? प्रस्तुत किया है। कनिष्क का निधन 105 ईसा पूर्व ईस्वी में हो गया और छोटे छोटे अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण कुषाण वंश का क्या हुआ? पतन हो गया। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में आपको वासुदेव का वर्णन मिलता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है मौर्योत्तर काल खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गुप्त काल में। ठीक है, तो लेके आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त काल। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत। और जो भी चैनल पे नए होंगे वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।